उनका जो सर्टिफिकेट है या जो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं चलाया था कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, क्या उनमें से किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ क्या? अभी तो दूसरा वाला डंडा है, ऐसा डंडा से हाँकते हैं क्या, भना बन कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी दिखाते जाओ। मैं हूं यासर मलिक। बाहर हो गए हैं, यानी ये जो 5 विंडो वाले ये फालतू को बहुत धर्मात्मा बन जाएं, बड़ी बड़ी बात करने लगे, इनका कोई मतलब नहीं। तो जिस गंदगी करने से आपको लाइव रेटिंग ज्यादा मिलती है, फिर आप उसी को करते रहते हैं, उसी को करते रहते हैं। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। हाँ, अब चलिए, ये कोई देशद्रोही नहीं होता है, कोई देश के खिलाफ जानबूझ के काम नहीं करता। आप पूछे, एक मिनट, यही बात उसका हमने दरअसल टीवी चैनल को जो है वो चूचू का मुरब्बा बना दिया है। वो जैसा लोटपोट आता नहीं, लोटपोट मधु मुस्कान और वो घसीटा राम गिरे तो हमने गिरा दिया, पटक दिया, उस तरीके से। गोदी मीडिया और गोदी मीडिया एंकरों के मुंह पर पड़ा चांटा जब सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया और गोदी मीडिया के एंकर कैसे बिलबिलाने लगे, कैसे रोने लगे। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। इस डिबेट में आपको सारी सच्चाई पता चलेगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध पर कैसी कवरेज की जा रही थी गोदी मीडिया की तरफ से, और सरकार ने क्यों फटकारा है गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया एंकरों को, और उनको साथ क्या ऐसा किया गया है जिससे वो सब जो है बिलबिलाने लगे और बौखलाने लगे और रोने लगे। तो पूरी डिबेट देखेंगे, आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी, पूरी बात पता चलेगी। और यहाँ पर इस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार जो पहले के सारे एंकर और पत्रकार थे, उन्होंने किस तरीके से आज की मीडिया को लताड़ा है, आज की मीडिया की करतूतें बताई हैं, और आज की मीडिया के जो एंकर हैं और गोदी मीडिया एंकरों की कलई खोलकर रख दी है। और साथ के साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हर्षवर्धन त्रिपाठी थे, जब सरकार के ऊपर हमला वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने किया तो वो कैसे बचाव करने लगे, बौखलाने लगे, उसके बाद पर्सनल टिप्पणी करने लगे। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और मानक गुप्ता जो एंकर थे, उन्होंने कैसे मतलब हर्षवर्धन त्रिपाठी की कलई खोलकर रख दी, उनके झूठ का पर्दाफाश किया। आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए, क्यों बौखलाए हैं गोदी मीडिया के एंकर और क्यों रोने लगे हैं। आपको इस डिबेट पे पूरी सच्चाई पता चलेगी, तो पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। ये 4 हफ्ते टीवी रेटिंग रोकने के पीछे क्या सोच हो सकती है सरकार की? देखिए, सबसे पहले आपको बधाई देते हुए ये कहूंगा कि कम से कम आप 4 हफ्ते तो नंबर 1 रहिएगा। जब रेटिंग ही नहीं आ रही तो वही चलेगा ना कि जहां पर अंतिम जीत हुई थी। हाँ, वही नंबर 1। तो आप नंबर 1 के लिए, लेकिन हमें डर नहीं है, आ भी जाए तब भी हमें पता है हम नंबर 1। अब ये बताइए कि जब रेटिंग जब खत्म हो गई है तो क्या ट्रंप के लिए हवन दिखेगा? तेल के थानेदार ने जो कर्फ्यू में ढील दी है 30 दिन की, वो दिखेगा? या फिर जो मतलब जो कराची लाहौर पर जो कब्जा हो गया था, जो कर दिया जाता था, वो अब नहीं दिखेगा? क्या होगा? अभी होगा क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने टीवी चैनल के संपादक के तौर पर बरसों काम किया, आपको नहीं पता क्या होगा? बताइए क्या होगा। नहीं भाई, क्या दिखाया जाएगा, क्या नहीं दिखाया जाएगा? क्या हम लोग दिखाएंगे को वो आप लोग, सॉरी हम बोल रहे हैं, आप दिखाएंगे खाड़ी का जो मिडिल ईस्ट का ये जो गल्फ का युद्ध है, वो आप दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे कि 60 रुपया जो है एलपीजी का सिलेंडर पहले दिन बढ़ गया जिस दिन टीआरपी आपका सस्पेंड हो रहा है? तो ये सब दिखेगा या नहीं दिखेगा? या दिखाने के लिए सब हुआ है या नहीं दिखाने के लिए सब हुआ है? मेरा बस सवाल है, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप तो ऐसे सतीश जी करते हैं ना जैसे कि जो कुछ बुरे काम मीडिया में हो रहे हैं वो बस अभी शुरू हुए हैं। जब आप मीडिया में एक टीवी चैनल के संपादक थे या आशुतोष थे, तब नहीं होता था ये सब। सतीश जी, तो आप ही कह दीजिए ना, उस समय ज्यादा बुरा होता था या इस समय ज्यादा बुरा होता है? ये बताइए ना। लाहौर कराची पर कब्जा नहीं हुआ था, ये तो नहीं हुआ था, होता था, गड़बड़ियां होती थी, तो हम लोग तो मानते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ियां होती थी, इसमें कहां से दो कुछ गड़बड़ियों की बात नहीं सतीश जी, तो, तब भी रेटिंग सुनिए। चलिए, ये बात आपकी मानक मैं नहीं मानूंगा, भले ही आप नंबर 1 हो जाएं, कि उस समय ज्यादा गड़बड़ियां होती थी। मैं ये कह रहा हूं रेटिंग तब भी आती थी सतीश जी, रेटिंग आती थी। बताइए टीवी न्यूज चैनल के संपादक तब क्या सोचकर खबरें दिखाते थे? क्या रेटिंग सबसे बड़ा क्राइटेरिया था या नहीं था टीआरपी का? बताइए। देखिए, रेटिंग का था क्राइटेरिया, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्राइटेरिया था, इसमें सांप छुछुंदर सब चलता था, सब कुछ लोगों के लिए नहीं था। कुछ लोग सच में बहुत बढ़िया से काम करते थे, जिसमें आशुतोष जी भी शामिल हैं, है ना? बाद में वो राजनीतिज्ञ हो गए, लेकिन काम तो जब तक संपादक रहे अच्छा काम करते थे, जो एक विदिन नॉर्म्स रहते थे। तो इस सब हम लोग रहते थे। और हम लोग के जो अध्यक्ष थे उस समय एनबीएसए में, जस्टिस JS वर्मा, है ना, वो तो डंडा लेके एकदम पड़े रहते थे कि कौन गड़बड़ किया है। अभी है कोई डंडा क्या? अभी तो दूसरा वाला डंडा है।
ऐसा डंडा से हाँकते हैं कि अब बना बन कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी दिखाते जाओ। अच्छी बात है कि इन्होंने सस्पेंड किया कुछ दिन के लिए। ये सब कुछ दिन के लिए होना चाहिए, हमेशा के लिए रेटिंग चला जाना चाहिए? नहीं, उतना हमारा दिमाग नहीं है, पैसा कहां से लाइएगा आप लोग का? हमें तो ये सब चाहिए ना भाई। अरे भाई, खाने खिलाने के लिए तो आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? देखिए, लेकिन उसमें क्या है कि टीआरपी का एक मापदंड है जो पत्रकारिता का मापदंड है कि भाई जनता को आप ये कह के चीजें दिखाते हैं कि वो ये देखना चाहती है, आप वो दिखाते ही नहीं है जो वास्तविकता में वो देखना चाहता है। और ये कह दिए कि नहीं जी क्रिकेट चलता है, क्राइम चलता है, आजकल लाहौर कराची पर कब्जा चलता है, फलाना चलता है, वॉर चलता है, वॉर चलता है। कुछ चैनल तो खाली वार दिखा रहा है, वो वार बंद हो जाए तो चैनल बंद हो जाएगा, ऐसा भी है। तो अब उन लोगों का क्या कीजिएगा? अब उन लोगों का भी काम क्या है? तो सबकी जो विश्वसनीयता है वो कसौटी पर है, और विश्वसनीयता की सबको चिंता करनी चाहिए मानक, है ना। आज 4-5 दिन के लिए बात थोड़ी ना है, 4-5 दिन में तो हो सकता है झंडा गाड़ दे। पहले तो टीआरपी में बाएं दाएं भी होता था, अभी पता नहीं अब क्या होता है, नहीं होता था पहले। तो वो लोग सब अपना मैनेजमेंट कर लेते थे। एक टीआरपी का बड़ा हाल के दिनों में केस मुकदमा भी चला था, जांच पड़ताल भी चली थी, तो वो सब तो होता रहेगा, लेकिन विश्वसनीयता उसी की बनी रहती है जिसको उसके ऊपर विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं विद इन नॉर्म्स कर रहे हैं। ओके आशुतोष, आपकी बारी। सतीश जी ने आपकी तरफ एक छोटा सा इशारा भी किया था। आशुतोष, आप स्वागत करते हैं क्या सरकार के इस फैसले का? 4 हफ्ते के लिए रेटिंग बंद, क्योंकि युद्ध को सनसनीखेज बना रहे हैं टीवी चैनल। नहीं, मैं तो टीवी रेटिंग को हमेशा के लिए खत्म करने के पक्ष में हूं। टीवी में, न्यूज में रेटिंग्स नहीं होनी चाहिए, इसका कुछ और मॉडल डेवलप करना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स में जो गिरावट है उस गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण टीआरपी की रेस है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि वहां भी आप लाइव व्यूज देखते हैं। तो जिस गंदगी करने से आपको लाइव रेटिंग ज्यादा मिलती है, फिर आप उसी को करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिफाइड कंटेंट होना चाहिए, वो डाइवर्सिफाइड कंटेंट हमारे यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि जो अच्छे कंटेंट हैं, जो गंभीर विषय हैं, उन विषय में रेटिंग्स नहीं आती है। तो हर आदमी जानता, हमारे जो चारों साथी बैठे हुए हैं वो भी अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। और मैं आज से नहीं, मैं पिछले 15 साल से ये कह रहा हूं कि ये टीआरपी की रेटिंग्स बंद होनी चाहिए। मनोरंजन की का अलग से टीआरपी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी रेटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन न्यूज के लिए लोकप्रियता को मापने का कोई अलग मॉडल निकाला जाना चाहिए। ये टीआरपी रेटिंग जो हर हफ्ते आती है उसको बंद करना चाहिए, या फिर आप इसको एक बार कहिए, साल में एक बार आप निकाल के लाइए, जैसे कि अखबारों के अंदर होता है। अखबारों में तो हर हफ्ते नहीं आता कौन सा अखबार आगे कौन सा अखबार पीछे है, तो इसलिए अखबारों के अंदर एक संवेदनशीलता हमेशा बनी रहती है। हालांकि ऐसा नहीं कि वहां भी गड़बड़ी होती है, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि जो अखबार हैं वो टीवी चैनल्स की तुलना में बहुत बेहतर हैं, और बेहतर पत्रकारिता टीवी चैनल्स की तुलना में कर रहे हैं। हाँ, सतीश जी ने उंगली उठा दी फौरन। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं आशुतोष जी के खबर के लिए, कि आजकल जो अखबार है भाई साहब, वो 50 से 60% रद्दी में बिक रहा है। आप थोड़ा इसका पड़ताल करवाइए। क्या तो रद्दी में ही जाता है? रद्दी में जाता है, देखिए। नहीं, पढ़ने से पहले, पाठक के यहाँ पहुंचने से पहले ही 50-60% जो है, तो वो जहां डिपो रहता है वहीं से निकल जाता है। तो मोबाइल पे सब लोग पढ़ लेते हैं, तो अखबार तो निकल तो रहा है ना अखबार, और रेटिंग जो भी लाएगा साल भर में, तो उसको तो पता चल रहा अखबार वाले को कि ये रीडरशिप में हम नंबर 1 नंबर 2। लेकिन बात यह कि 50-60% हमने तो आंख से देखा है बिकते हुए रद्दी में। यहाँ सवाल ये नहीं कि रद्दी में जा रहा है या रद्दी में नहीं जा रहा, सवाल अखबार पत्रकारिता की क्वालिटी का है, गुणवत्ता का है जी। मैं आज भी मैं जब कोई खबर देखनी होती है तो मैं हिंदुस्तान का चैनल मैं नहीं देखता हूं। मैं जैसे अगर वॉर मुझे देखनी होती है या वॉर हो रही है तो मैं बहुत आराम से जाता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स, मैंने उसको अपने फोन पे लगा रखा है, और मैं अल जजीरा, तो दोनों वर्जन मुझे मिल जाते हैं। एक मिडिल ईस्ट का वर्जन मिल जाता है, दूसरा अमेरिकन वर्जन मिल जाता है। अगर उसमें भी अगर आपको बहुत गहराई में जाना है तो आप तेहरान टाइम्स चले जाते हैं, वो देख लेते हैं, या फिर आप हारेड्स जो इजराइल की है वो देख लेते हैं आप, तो आपको सारे वर्जन्स मिल जाते हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स की डिबेट हो, या फिर वहां के चैनल्स हो, वहां आग नहीं निकलती जिस तरीके से हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स में आग निकलती है। और इस आग निकलने के लिए मैं आज के टीवी चैनल्स को जिम्मेदार नहीं मानता, उसके लिए कहने के हम लोग भी जिम्मेदार थे। आग तब से निकल रही है। एग्जैक्टली। तो
उसका हमने दरअसल टीवी चैनल को जो है वो चूचू का मुरब्बा बना दिया है। वो जैसा लोटपोट आता नहीं, लोटपोट, मधु, मुस्कान और वो घसीटा राम गिरे तो हमने गिरा दिया, पटक दिया, उस तरीके से। तो हम लोग हम जर्नलिज्म दरअसल हो ही नहीं रहा है। और इसलिए अगर जर्नलिज्म को जिंदा रखना है तो इसके लिए जरूरी ये है कि टीवी चैनल्स की रेटिंग्स या तो साल में एक बार हो या फिर ना आए, और दूसरा कोई मॉडल निकाला जाए उसकी लोकप्रियता को नापने का। अच्छा ठीक है आशुतोष, आपने बहुत डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी और सीनियर पत्रकार आशुतोष गोदी मीडिया पर भड़कने वाले हैं, और साथ के साथ यहाँ पर गोदी मीडिया के सपोर्ट में जो बैठे हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी वो उतर कर आएंगे, फिर उनको फटकार लगेगी। पूरी डिबेट देखिए। उस समय मुझे नहीं याद, एक तो शायद वो करगिल वॉर हुई थी, तब तो शायद आप नहीं, तब आप एक और चैनल में थे। उसके अलावा युद्ध हिंदुस्तान को जो युद्ध जैसी स्थिति देखनी पड़ी, या तो फिर वो 2008 का एक हमला होगा जब एक 4-5 दिन के लिए मुंबई पर हमला हुआ था। उसके अलावा युद्ध हिंदुस्तान का कहां हुआ है? मेरे ख्याल से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, ये भी 2016 के बाद की बात है। पर ये विदेशी जो युद्ध थे वो तो तब भी होते थे। क्या उस समय इसी तरह से कवर किए जाते थे, तब भी ऐसे युद्ध? नहीं, देखिए, जब करगिल की युद्ध हुई थी तो उस वक्त शायद 2 ही चैनल थे, एक जी न्यूज था और एक स्टार न्यूज, जहां तक मुझे एनडीटीवी स्टार न्यूज था। दो ही थे। आज तक उन दिनों 24 घंटे का चैनल नहीं बना था। और हम लोगों आप करगिल की बात कर रहे हैं? मैं करगिल की बात। हाँ, उसमें जी भी था, 3 चैनल। हाँ, उसमें जी और स्टार और एनडीटीवी साथ में थे, तो वो दो ही चैनल थे। उसके बाद जब इराक वॉर हुआ है, अब मुझे नहीं लगता कि उसकी कवरेज बड़ी हमारे ख्याल से ठीक ठाक कवरेज हुई थी टीवी चैनल्स के अंदर भी। और जैसे अफगानिस्तान का वॉर हुआ था तो उन दिनों में आज तक में था। हाँ। और हमारे संवाददाता अफगानिस्तान गए थे, इराक में भी गए थे, और उसमें प्रबल प्रताप सिंह का नाम बहुत प्रमुखता से उन दिनों आया था। और बहुत बड़े पत्रकार साहब उस वक्त वो हुए थे, क्योंकि उनके जिस तरीके की रिपोर्टिंग उन्होंने अफगानिस्तान से की थी या इराक से की थी, वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग थी वो। तो इसलिए वो अलग तरीके, ये जब से 2003 के बाद से जब अचानक टीवी चैनल्स की बाढ़ आई है, उसके बाद से सारा गुड़ गपाड़ा शुरू हुआ है। सारी दिक्कतें तब से उसी के आसपास से शुरू हुई हैं। और आज के बहुत सारे चैनल जो मुझे लगता है कि बहुत नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन चूंकि उनकी रेटिंग्स नहीं आ रही थी, चूंकि वो अचानक घाटे में चले जा रहे थे और चैनल को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन लोगों को वो सब करना पड़ा जो शायद वो नहीं करना चाहते थे। अच्छा आशुतोष, ये सरकार ने 4 हफ्ते के लिए रेटिंग रोकी है, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों रोकी है? सही रोकी है? देखिए, सरकार को तो उन सारे चैनलों के खिलाफ उनका जो सर्टिफिकेट है या जो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चलाया था कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। क्या उनमें से किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या किसी के खिलाफ? मतलब इस तरीके की पत्रकारिता। अब आप इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहे हैं, कराची पे कब्जा कर रहे हैं, और आप स्टूडियो में बैठे हो, आपको सारा मूवमेंट मालूम है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं वो कार्रवाई हुई? तो जब सरकार को सूट करता है तब आप धड़ल्ले से जो चलाना चलाइए। जब सरकार को सूट नहीं करता तो आप चाहते हैं कि उस पर रेटिंग के बहाने आप उस पर एक तरीके का वो करें। तो मुझे इस वक्त जो देखिए, ज्यादातर अगर आप देखें तो सब कुछ लोग तेल अवीव से रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर इजराइल से रिपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से। कोई तो इस वक्त ईरान में नहीं है जो रिपोर्ट करने वाला हो। तो आपको कैसे दोनों पक्ष मिलेगा? इसलिए मैंने कहा कि मुझे देखना होता तो मैं अल जजीरा भी देखता हूं, मैं तेहरान टाइम्स को भी पढ़ने की कोशिश करता हूं, हारेट्स को भी पढ़ने की कोशिश करता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पढ़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप अगर सिर्फ इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको तो एक ही पक्ष पता चलेगा। तो आप कैसे ईरान को समझ पाएंगे? ठीक है, जबकि ईरान की पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्ष जी आपकी राय पहले बताइए। आशुतोष और सतीश जी इशारा कर रहे हैं सरकार को सूट नहीं कर रहा तो रेटिंग रोक दी 4 हफ्ते के लिए। नहीं, इससे मैं कतई सहमत नहीं होता हूँ। पता नहीं मतलब आशुतोष जी भी ऐसा कहते तो मुझे नहीं दिखे कि सरकार को सूट नहीं कर रहा है। वो तो यूनिवर्सल उनका स्टेटमेंट था कि नहीं होना चाहिए। और टीआरपी को लेकर मुझे भी लगता है कि टीवी की टीआरपी तो थोड़ा फ्लॉड है ही है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितना बड़ा सैंपल साइज होता है जैसे वो टीआरपी लेते हैं। लेकिन अब कोई ना कोई तो मैकेनिज्म आएगा। आप नहीं करेंगे तो जो मार्केटिंग वाले हैं उनके लिए होता है, नहीं तो धंधे के लिए होता है। तो धंधे में तो पैसा लाना है भैया, दिखा के लाना है। तो एक चैनल है जिसकी बिल्कुल नहीं आती थी टीआरपी, तो उसने क्या किया कि वो कहता था कि हम नीश ब्रांड हैं, और वो उसी नाम से बेचता था।
तो सबसे ज्यादा पैसा कमा के ले जाता था। खैर वो बंद हो गया, फिर बिक गया, अब दूसरा मालिक हो गया उसका। तो ये भी होता है, मतलब टीआरपी का विरोध कई बार लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो टिक नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि टीआरपी के दबाव में कई बार वो पटांग चीजें भी होती है। अच्छा हुआ आशुतोष जी ने स्वीकार कर लिया, न स्वीकारते तो आनंद जी बैठे ही थे, मतलब वो छोड़ते तो नहीं, वो तो साथ काम किए हैं और हम भी देखे तो है ही हैं। ठीक है, उनके साथ नहीं काम किए लेकिन देखे तो है ही है। तो मतलब इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता था कि वो न स्वीकार करते तो कोई छोड़ देता। मूल बात क्या है, 5 विंडो में बैठे लोग टीवी नहीं चला सकते, सिर्फ मानक गुप्ता चला सकते हैं। ऐसे ही जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको ये चर्चा करनी पड़ेगी। हम लोग ये चर्चा करेंगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, हर आदमी मोरल स्टैंड ले लेगा, लेकिन कल को अगर हम में से कोई संपादक की कुर्सी पर रहेगा तब क्या करेगा? तब भगवान जाने क्या क्या करते रहे, सब जानते ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इतना पवित्र होने की कोशिश जो है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये, क्योंकि कोई विकल्प नहीं ना, सब जानते हैं भाई, जो भी कर्म जिसके रहे हैं वो सब जानते हैं। तो मुझे लगता है इससे कोई बच नहीं सकता। अभी की स्थिति में हो सकता है ये भारत की सरकार को लगा, मतलब मैं जानता नहीं, हो सकता है उनको लगा हो कि कोई ओवर द बोर्ड रिपोर्टिंग जा रही, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो रहा हो, क्योंकि बड़ा ये मिडिल पाथ जैसा मसला है, बैलेंसिंग जैसा मसला है। आपको मजबूती से एक तरफ खड़े रखना है, लेकिन करना है। इराक के समय में भी हुआ था, अटल जी ने भी उस समय कोशिश की थी कि बैलेंस रिपोर्टिंग हो, सब कुछ ये करने की कोशिश, हमारा स्टैंड भी कुछ उसी तरह का था। तो ये चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है बस इतना भर है। बाकी मतलब टीआरपी को लेकर मेरी भी ये राय है कि कोई मैकेनिज्म कैसे निकलेगा ये आज तक तय नहीं हो पाया, और ये इंडस्ट्री के लोग कर पाएंगे जो बाहर हो गए हैं। यानी ये जो 5 विंडो वाले, ये फालतू को बहुत धर्मात्मा बन जाएं, बड़ी बड़ी बात करने लगे, इनका कोई मतलब नहीं। जो लोग इंडस्ट्री में हैं वो बताएं कि क्या होगा, तब वो थोड़ी गंभीर बात होगी। हम लोग तो निकल जाएंगे कह के, हमको क्या करना है, अभी आपने बुलाया है, डिबेट करके चले गए। अच्छा, जिसको चैनल चलाना है वो चिंता में पड़ा होगा ना, उसको न टीआरपी समझ में आएगी। तो मूल मसला वहां है। ठीक है, ओके। विनोद जी मुस्कुराए थे जब हर्ष जी ने बोला ये धर्मात्मा तो टीवी में। हाँ आशुतोष, एक कमेंट। हाँ, छोटी सी बात को देखिए, मुझे याद पड़ता है कि 2015, 2016, 17 के आसपास, 2015-16 के आसपास एक कश्मीर के लिए एक टीम बनी थी भारत की, जो गई थी कश्मीर के लोगों को रीच आउट करने के लिए। हाँ। वो टीम जब वापस लौट कर आई थी तो उसने रिपोर्ट दी थी कि हिंदुस्तान की जो कुछ टीवी चैनल्स हैं वो जिस तरीके की रिपोर्टिंग और डिस्कशन कर रहे हैं उससे कश्मीर को बहुत नुकसान हो रहा है। उसमें हमको बहुत, वो रिपोर्ट राजनाथ जी को दी गई थी, वो रिपोर्ट वो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ थी या गृह मंत्रालय की तरफ से थी। तो ऐसा नहीं कि पहली बार चिंता जताई गई, चिंता उस वक्त भी जताई गई थी, और उसके बाद से अगर आपने देखा होगा तो कश्मीर की रिपोर्टिंग पर काफी बदलाव आया था। हर जी मैं देखिए इस पर देखिए, मैं ये कहता हूं कि शायद इस पैनल में मैं ही हूं खुशकिस्मत हूं, मैंने वो दौर भी देखा है और मैं ये दौर भी देख रहा हूं। इतना तो मैं कह सकता हूं कि मेलिस ना उस समय थी, मेलिस ना इस समय है। हाँ, अब चलिए, ये कोई देशद्रोही नहीं होता है, कोई देश के खिलाफ जानबूझ के काम नहीं करता। से आप पूछे, एक मिनट, यही बात आप आशुतोष जी से पूछे। अभी तो कह रहे थे वो चैनल बंद करा देना चाहिए सब। अभी तो जब से आशुतोष जी बाहर कह रहे पूरा देश ही बंद करा। नहीं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मेलिस था इसलिए बंद करा देना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे। फिर आप एक लाइन में स्पष्टता से बोलते हैं जब आपको बोलना होता है, और जब बचाना होता है तो आशुतोष जी कितने सफाई से बचा लेते हैं, एकदम मक्खन जैसा काट के निकल जाते हैं। मैं कह रहा हूं आशु बोलिए, जल्दी बोलिए आशु, आगे जा रहा हूं। देखिए, हर्षवर्धन जी को अधिकार है बोलने का, वो मेरे ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि इस वक्त मैलिस से ही रिपोर्टिंग हो रही है और मैलिस से ही टीवी चैनल चल रहे हैं। डरे हुए खौफजदा लोग इस वक्त पत्रकारिता नहीं कर रही, इनको मैं पत्रकार आशु एक सेकंड। अभी हम अपने इस व्यूज को, अपनी इस चर्चा को, अपने ओपिनियंस को सिर्फ वॉर कवरेज तक सीमित रखें तो बेहतर है। मैं वॉर कवरेज की बात कर रहा हूं, उसके इधर उधर जाएंगे तो डिबेट फिर डिरेल हो जाएगी। देखिए, इस वार कवरेज में भारत सरकार का एक स्टेक है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इस वॉर, भारत की जो पूरी विदेश नीति है उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? और उस पर अगर हम सरकार की आलोचना करना चाहते हो तो क्यों नहीं आलोचना होना चाहिए? उसमें क्या है? बस मैं इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। बाकी हर्षवर्धन जी, देखिए, मैं कोई पर्सनल टिप्पणी करता नहीं, मिला तो सब मेरे दोस्त हैं, सब हम लोगों ने साथ काम किया है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 2014 के बाद से इस देश के टीवी चैनल्स में मैंने पिछली बार भी कहा था, पत्रकारिता नहीं हो रही है।
और ये मेरी राय बदल नहीं सकती, चाहे आप मेरी ईमानदारी पर सवाल खड़ा करें, चाहे मुझे बेईमान के कुछ भी कहें। अरे नहीं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हाँ। इसको अगर कोई आदमी नकारता है तो या तो उसको चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, या वो देखना नहीं चाहता है। हकीकत क्या है, आज की तारीख में कुछ अफसर बैठे हुए हैं, वो तय करते हैं कि टीवी चैनल्स पे कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किस में से रिपोर्टिंग होगी, किस में से रिपोर्टिंग नहीं होगी। और अगर आपको पता करना है तो इन्हीं पैनल के लोगों को जरा टीवी कैमरे से बाहर निकालिए, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा हकीकत इस वक्त देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे टीवी पत्रकारिता हो। ठीक है, आशुतोष ने कहा 90% टीवी चैनल जो हैं वो गलत कर रहे हैं और 10% ठीक ठाक होंगे। उसी में आशुतोष ने पिछली बार यह भी कहा था कि यूट्यूब पे भी 80% ऐसा ही है। मैं बस जोड़ देता हूं क्योंकि आशुतोष की राय है, यूट्यूब वाली भी आ जाएगी। बिल्कुल मैं हर्षवर्धन जी 20 सेकंड और उसके बाद विनोद अग्निहोत्री और आनंद विजय के पास जा रहा हूं। एक लाइन 20 सेकंड क्यों, एक लाइन। पहली बात तो जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो आशुतोष सर अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे फिर। मैंने जब हम चर्चा विषय की कर रहे हैं तो आप व्यक्ति क्यों ले आते हैं। मैं पिछली डिबेट में भी आपसे मैंने कहा था, मुद्दे पे रहिए ना, पहला। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आज तक किसी ने, और मैं मानक को शो में कह रहा हूं, अगर कहीं से कभी मेरे लिए किसी ने फोन किया हो तो मुझे टीवी चैनल पे बुलाइएगा मत। मैं ये कतई पसंद नहीं करूंगा कि किसी के कहने से मैं किसी टीवी चैनल पे जाऊं, और मेरा मन होता है जाता नहीं तो टीवी वाले फोन करते रहते हैं, नहीं जाता हूं। और आज तक किसी के जरिए से मैं नहीं गया हूं। अच्छा, आशुतोष जी को कौन मना करता है, भेजता है, ये बताएंगे? मैंने तो बता दिया आपने। 5 लोग हैं। नहीं, अरे सीरियस है ये। आशुतोष जी ने कहा 90% लोग टीवी चैनल पर किसी कहीं से जाते हैं, किसी तरह से करते हैं, रिपोर्ट जो करते हैं वो भी तय होता है, अधिकारी तय करते हैं। तो मैं तो कहता हूं खुल के बात कर लेना। मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूं, क्या ये, और मैं जानता हूं, मुझे तो पता है, मुझे तो आज तक किसी टीवी चैनल ने ये भी नहीं बोला भैया ये बोलो या ना बोलो। कई बार होता है कि वो ये सोचे रहते हैं उनके दिमाग में, क्या चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी आएंगे तो यही वाला बोलेंगे। जब वो नहीं उनके मन का होता तो उस दिन वो चौंक जाते हैं। एक बार तो एक चैनल पे बड़ी मतलब संपादक थे, असहज स्थिति हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपका व्यू है, आप रहिए वो, और सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैं उस समय का नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि अब आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो टीवी चैनलों की रेटिंग सस्पेंड हुई है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। समझ नहीं पाता हूं कि हमें ये कभी नहीं लगता है कि हम ये कहें कि नहीं फलाना लोग सब गड़बड़ हो गए। ये आशुतोष जी, ये लगभग हर डिबेट में व्यक्ति की तरफ ले जाना, डिबेट में जितने लोग बैठे हैं या रिपोर्टर जो है या संपादक, मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक बताइए ना, और मुद्दे पे बताइए कि इस मुद्दे पे क्या। चलिए ओके, अब आगे चलते हैं। ऑल राइट, विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय। विनोद अग्निहोत्री, सच को चीख के झूठलाया नहीं जा सकता, बस तो नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ज्यादा नाजुक है, और हमारे देश में यानी भारत में गोदी मीडिया की हालत और ज्यादा नाजुक है। गोदी मीडिया के चैनल हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। 2014 के बाद तो अब भारत के न्यूज चैनल गोदी मीडिया में तब्दील हो गए और ऐसी कवरेज करते हैं जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं होता है। कोई भी इनकी खबर को सच्चा मानने को तैयार नहीं होता है, और हर कोई, हर देशवासी और बाहर भी लगातार बेइज्जती इस गोदी मीडिया की होती है, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत के सारे न्यूज चैनलों की रेटिंग 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दी है। मार्च तक कोई भी रेटिंग नहीं आएगी। जो हर हफ्ते पर रेटिंग आती थी न्यूज चैनलों की, और कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है ये दिखाया जाता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया है। तो फिर जब रेटिंग बंद हो गई है तो क्या इनके ये नौटंकी, ये ड्रामे बंद होंगे गोदी मीडिया के, या फिर ये चालू रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से गोदी मीडिया के चैनल कवरेज करते हैं और जिस तरीके से ये सनसनीखेज न्यूज़ को बनाते हैं, सारन बजाते हैं और टीवी से आग निकलती है, और जो वर्ल्ड वार 3 युद्ध की घोषणा की जाती है, और ऐसी हेडलाइन टाइटल्स दिखाए जाते हैं जिससे दर्शकों को लगता है कि वाकई में कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा हो गया है दुनिया में, मिडिल ईस्ट में। तो जिसके चलते हुए दर्शक जाते हैं, क्लिक करके देखते हैं, और वहां पर जाते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता है, कुछ नहीं निकलता है, और सिर्फ वही पुरानी खबरें, झूठ चलता रहता है इन गोदी मीडिया चैनलों पर, जिसका इम्पैक्ट भारत सरकार पर, भारत की छवि पर पड़ा है, जिसके चलते हुए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान इजराइल युद्ध की कवरेज हमारे गोदी मीडिया के चैनल कर रहे हैं, जहां भी ये मतलब इन चैनलों को देखा जा रहा है, इनके ऊपर थू की जा रही है और इनकी बेइज्जती हो रही है। इनके साथ साथ ये लोग भारत की भी बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक रील जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल थी, दुबई की एक लड़की ने बनाकर भेजी थी,
कि किस तरीके से भारत के न्यूज चैनल सनसनीखेज खबरें फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि दुबई में जो है हर जगह ईरान ने हमले कर दिए हैं और हर कोई परेशान है, छुपा छुपा फिर रहा है। और मतलब जिसकी फैमिली इंडिया में है, अगर वो इस न्यूज को देखती है तो लगातार कैसे फोन किए जा रहे थे, कैसे घर वाले सब घबराए हुए थे। इसको ये लोग इस चीज के मतलब बारे में फिक्र नहीं करते, ये लोग सिर्फ अपनी रेटिंग के बारे में फिक्र करते हैं। और ईरान की तरफ से भी ये खबर आई थी कि उन्होंने सिर्फ दुबई में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है उस पर हमले किए हैं और किसी जगह हमले नहीं किए। लेकिन गोदी मीडिया सबसे पहले खबर दिखाने के लिए और रेटिंग में फर्स्ट रहने के लिए कैसी कैसी हेडलाइन का यूज करके और खबरों को चलाती है कि ईरान ने अब मिसाइल दागी, ईरान ने जो है दुबई के शहरी इलाकों में मिसाइल दागी है, भारतीय फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं और कैसी कैसी चिंताएं जताई जा रही हैं। इस तरीके से न जाने क्या क्या दिखाया जा रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक और न्यूज जो आज तक पर अंजना ओम कश्यप जो इतनी बड़ी एंकर हैं, उन्होंने भी कोई जांच पड़ताल नहीं की, कोई मतलब उसके बारे में हकीकत नहीं जानी। और उनके साथ साथ जो इतने बड़े मतलब न्यूज के जितने भी टीम होती है उसने भी इस खबर की कोई सच्चाई नहीं जानी, बस पता चला और दिखा दिया कि हम सबसे पहले ये खबर दिखा रहे हैं। जो खबर थी मतलब 40-45 साल पुरानी खबर को आज के दौर में दिखाया गया कि ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर 66 सैनिकों को जो है कब्जे में कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, बंधक बना लिया है। और जो इसका सोर्स बताया था वो अमेरिकी सिक्योरिटी का बताया था, जबकि अमेरिकी सिक्योरिटी ने जो था पहले के जमाने जो 40-45 साल पहले ऐसा हुआ था उसको रिलेट करते हुए आज के दौर में बताया था कि तब ऐसा किया था। ईरान तब से जो है अमेरिका का पीछे पड़ा हुआ है, अमेरिका और ईरान की जो है लड़ाई चल रही है। और इसकी सच्चाई तुरंत ही सामने आ गई जब वहीं पर बैठे हुए एक मतलब संपादक ने और एक जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया कि अमेरिका का दूतावास ईरान में 1979 से है ही नहीं, तो फिर बंधक कैसे बनाया जा सकता है। ये जो अमेरिकी सिक्योरिटी ने बयान दिया है ये 40-45 साल पुराना है। तब अंजना ओम कश्यप की आंखें खुली, तब माफी मांगी और तुरंत ही कैसी दबी दबी आवाज में न्यूज हटाने को बोला। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कितनी बेइज्जती हुई है। ऐसी खबरें चला देते हैं जिसका कोई सिरा पैर नहीं होता है, सनसनीखेज बनाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला, किस तरीके से कराची पर कब्जा कर लिया गोदी मीडिया ने, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया कि अब भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई है और सबके घरों पर कब्जा है, कि पूरे शहर पर कब्जा है। इस तरीके से दिखा रहे थे कि और न जाने क्या क्या दिखा रहे थे, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। जिसके और उस समय जब ये खबरें दिखाई जा रही थी, जैसा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बताया कि सरकार को जो मुद्दा सूट करता है उसको चलने देती है सरकार, और जो सूट नहीं करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उस समय पाकिस्तान और जो इंडिया का युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, जिसको भारत ने सफलतापूर्वक किया, उसके कवरेज ऐसी दिखाई गई थी। इस्लामाबाद कराची पर कब्जा कर लिया गया था। उस समय सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, गोदी मीडिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई किसी एंकर के खिलाफ नहीं हुई, क्योंकि ये मुद्दा सरकार को सूट कर रहा था। अब ईरान और इजराइल युद्ध पर भी जब गोदी मीडिया ऐसे ही कवरेज कर रही है तो ये मुद्दा सूट नहीं कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस तरीके से मतलब रिपोर्टिंग हो रही है, असर भी पड़ रहा है इसका, तभी भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। किस तरीके से सनसनीखेज बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार का स्टैंड है जो है मतलब एक तरफा नहीं है। भारत सरकार का स्टैंड एक तरफा नहीं है। भारत जो है ईरान के साथ भी रहना चाहता है, भारत अमेरिका से भी दुश्मनी नहीं करना चाहता, मतलब मिलजुल कर भारत रहना चाहता है। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर ऐसी खबरें चलाते हैं, ऐसी सनसनीखेज न्यूज फैलाकर जो है भारत को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अपनी बेइज्जती भी ये जो है हर देश में, हर कंट्री में करा रहे हैं जो भी कोई इनकी न्यूज को देखता है। तो आप लोग क्या कहते हैं, जो सरकार ने फैसला लिया है 4 हफ्ते के लिए रेटिंग सस्पेंड की है, क्या इससे गोदी मीडिया में सुधार आएगा या फिर गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? और सरकार ने जो फैसला लिया है उससे आप कितना सहमत है? क्या वाकई में ये सही फैसला है? और क्या जैसा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बताया कि गोदी के सभी चैनलों की रेटिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और न्यूज चैनल की रेटिंग तो बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए, और न्यूज चैनलों की लोकप्रियता को नापने का अलग कोई पैमाना आए, या फिर 1 साल में एक बार रेटिंग का सिस्टम बना दिया जाए? आप लोग इस बात से कितना सहमत है? अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।